सबसे तीखे सवाल जिनका देना पड़ेगा जवाब। सामने बैठी शख्सियत का हर राज होगा बेपर्दा। आज तक की पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन टीम इंटेरोगेट कर रही है देश के दिग्गजों को। आज के पीआईटी हैं अशोक सिंघल, श्वेता सिंह और पुण्य प्रसून वाजपेयी, और इनके सामने हैं AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी साहब, मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन मतलब क्या इसका? मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन ये पार्टी 1947 से पहले एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी। उसके बाद इस पर बैन लग गया था और हमारे ग्रैंडफादर और दूसरे लीडर्स इस पार्टी को दोबारा रिवाइव किए, इसको पॉलिटिकल पार्टी बने, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किए और इस कॉन्स्टिट्यूशन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे किए। जब देखते हैं ये एहसास क्यों होता है कि वही पुरानी स्थितियां हैं आज़ादी से पहले की आपके साथ? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है सर। आप देखिए, अगर हमारा पॉलिटिकल काम से ज़्यादा अगर हम दूसरा काम भी देखें, हैदराबाद में हमारी पार्टी ने तालीम के मैदान में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कोऑपरेटिव बैंक, ये सब काम किए, मगर ये सामने नहीं आता। लेकिन आपको देख के ये एहसास होता है, आपके डायलॉग्स को सुन के एहसास होता है मसलन आप इस देश के भीतर गुलाम हैं। नहीं सर, हम गुलाम कभी थे ना कभी रहेंगे इंशाल्लाह। हमारी लड़ाई ये है, हुकूक की लड़ाई है, और हम ये चाह रहे हैं कि जो लोग इख्तदार पर बैठे हुए हैं, जो पावर में हैं, उनसे हम अपना हक मनवाना चाहते हैं। जो हक, जो ये नहीं कि आसमान से तारे तोड़ कर ला के दो, वो हक जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया। तो हक क्या प्रवीण तोगड़िया की भाषा बोल करके आप हक दिलवाएंगे? नहीं, प्रवीण तोगाड़िया की भाषा में मेरी भाषा में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। प्रवीण तोगाड़िया ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र कायम किया जाए। मेरा मानना यह है कि हिंदुस्तान में तमाम मज़ाहिब को सेलिब्रेट किया जाता है। मैं हिंदुस्तान में किसी एक मज़हब को लागू करना नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमको राइट्स दिए गए वो हमको मिले। तोगाड़िया साहब उन तमाम राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन को मानते ही नहीं है वो। तो आपका भाई, आपका ये कहने का क्या मतलब है कि हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है? हाँ, ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये मुसलमानों का एक रिलीजियस बिलीफ है। अगर आप मेरा पूरा जुमला देखेंगे तो मैंने उसमें यह कहा कि हमारा बिलीफ है, हम किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं करते। आप इसको नहीं मानते मत मानिए, ये मैंने बार बार कहा उसमें। ये हमारा बिलीफ है। तो हमारा बिलीफ से मतलब मुसलमानों का बिलीफ है, Okay. रिलीजियस बिलीफ है वो। आप एक राजनीतिक पार्टी हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, संसद में पहुंचते हैं, फिर आपका बिलीफ कहां से आ गया और धर्म का बिलीफ कहां से आ गया? इसलिए आता है क्योंकि आर्टिकल 25 अगर आप पढ़ेंगे, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये फंडामेंटल राइट है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो नहीं है। जो फंडामेंटल राइट मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं अपने रिलीजियस बिलीफ पर चलूं, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है मेरे पास आर्टिकल 19, जहां पर मैं अपना रिलीजियस बिलीफ को सामने रख रहा हूं। और मैं वो बात कहां पर कहा, वो बात मैंने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के मीलाद सेलिब्रेशंस में मेरी स्पीच में बात कही मैंने। वो तो प्रवीण तोगड़िया कहां से गलत हो जाते हैं फिर? कैसे बताइए? वो कह रहे हैं कि अगर आप जब तक हिंदू नहीं हैं आप नेशनलिस्ट नहीं हैं। मैं तो हरगिज़ ये बात नहीं कह रहा हूं। तो आपका भाई अकरुद्दीन 22 दिसंबर 2012 को कहते हैं कि 25 करोड़ मुसलमान बता देंगे अगर 15 मिनट के लिए पुलिस को एक तरफ कर दें, 100 करोड़ हिंदुओं को बता देंगे। क्या है ये प्रवीण तोगड़ी की भाषा नहीं है क्या? मैं आपसे ही मैंने इस सवाल पर हर बार यही जवाब दिया कि जब ये मामला आया, अकबरुद्दीन ओवैसी लंदन में अपना इलाज करवा रहे थे, वो खुद आए वापस, अपने आप को कानून के हवाले किया, 55 दिन उनको जेल में रहना पड़ा और जमानत पर निकले। और मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह अदालत इंसाफ करते आया है, अदालत इंसाफ करेगा। आपके हिसाब से जो उन्होंने कहा था वो सही था या गलत था? अब सही या गलत का फैसला तो इस थर्ड डिग्री में तो नहीं हो सकता। अगर आप प्रवीण तोगड़िया को सही या गलत बोल सकते हैं, अगर आप संजय राउत को सही या गलत बोल सकते हैं, तो फिर आप अपने भाई को भी सही या गलत बोल सकते हैं। देखिए, मुझे ये बता दीजिए कि तोगाड़िया के खिलाफ हैदराबाद में, महाराष्ट्र में और दूसरे कई रियासतों में कई केसेस बुक हुए, गिरफ्तार क्यों नहीं करते फिर उनको आप? संजय राउत का मामला ले लीजिए, कोड ऑफ कंडक्ट है मुंबई में, ना एडिटर्स गिल्ड की तरफ से कोई बयान आता क्योंकि उन्होंने बेइज्जती एडिटर भी लिखा, कोई केस बुक नहीं होता। हम यही कह रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल कोई बात कहता है तो कानून का यूनिफॉर्मली इस्तेमाल करिए।
क्यों नहीं कर, सेलेक्टिव इस्तेमाल मत करिए। क्यों नहीं हो रहा है? आप आपको विक्टिमाइज किया जा रहा है। विक्टिमाइज सवाल नहीं, ये तो सब आप लोगों का काम है कि आप बताएं कि भाई जब कानून है तो अब इस्तेमाल क्यों नहीं करते। मिसाल के तौर पर हैदराबाद में परवीन टोगाडिया के ऊपर 5 FIR हैं। वो बार बार आते, ना तो वो बेल लेते उसमें, ना उनको गिरफ्तार करते। तो हम बोल रहे हैं कि भाई अगर कानून है तो इस्तेमाल करिए। नहीं, अगर वो आप इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए न्योता देते हैं लोगों को कि आप आइए इस्लाम धर्म स्वीकार कीजिए, अगर वो हिंदू धर्म स्वीकार करने की बात करते हैं तो क्या फर्क रह जाता है? आप कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए, लेकिन आप आइए, हम दुनिया में आपको तरक्की देंगे, आपको जीवन शैली बदलेंगे। और वो तो राजनीतिक संगठन भी नहीं है। बिल्कुल। देखिए, वो जो बात थी, मैं दावत दे रहा हूं, आपको भी दावत दूंगा कि भैया आइए, हमारा रिलीजन कबूल करिए। आप नहीं करेंगे तो मैं तो आपको जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता ना। मैं तो आपसे नहीं कहूंगा कि जब तक तुम कबूल नहीं करोगे तुम इस मुल्क के फर्स्ट सिटीजन नहीं हो। मैं तो दावत दूंगा आपको बराबर। मतलब धर्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना? धर्म की पॉलिटिक्स नहीं है। देखिए, फ्रीडम आप मुसलमानों के नेता बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? आपकी पॉलिटिक्स क्या है? देखिए, मैं मुसलमानों का नेता नहीं बनना चाह रहा हूं। जितने नेता बने वही इस कम्युनिटी को डुबा दिए। मैं नेता हरगिज नहीं बनना चाह रहा हूं। मैं आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है मेरा, मैं उसके तहत बात अपनी करूंगा। हाँ, जहां वायलेशन होगा आप मुझ पर केस बुक कर दीजिए, बीच चौरस्ते पे खड़ा करके जो करना है करिए। मगर जब आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात है, तो मैं उसको बराबर उसमें। आप धमकी देते हैं उद्धव ठाकरे को कि हैदराबाद आके दिखाइए। वो कहते हैं क्या पाकिस्तान का हिस्सा है क्या हैदराबाद? क्यों नहीं आ सकते? कोई भी नागरिक कहीं भी जा सकता है। जब हम बांद्रा ईस्ट में इलेक्शन लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये कहां से आ गए, मेरे अंगना में तुम्हारा क्या काम है। हम बोले कि हम बांद्रा ईस्ट में आए, ये भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, हैदराबाद भी है। इलेक्शन में ये टोका टोकी तो होती है। कौन कह रहा है कि खुदा ना खास्ता कभी पूरा हिंदुस्तान में हर इलाका शामिल है। इलेक्शन में उन्होंने एक बात कही, हमने उसका जवाब दिया। मतलब आप भी आग उगलते हैं, आपकी पॉलिटिक्स में आग उगलने वाली है। आप मुसलमानों के नेता बनने चाहते हैं, आपने कहा कि सबने डुबाया, तो आप किस दिशा में ले जा रहे हैं? मैं मुसलमानों का नेता नहीं बनना चाह रहा हूं। तो किसके नेता बनना चाह रहे हैं? मैं किसी का भी नेता नहीं बन सकता। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि मैं नेता बन सकूंगा, अपने आप को बोलूं नेता। मेरे भाई, मैं एक छोटा मोटा सिपाही हूं, मेरा एक कॉज है, मैं उस पर काम करना चाह रहा हूं। हाँ, मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद लिखिए ऑब्चुअरी। कहा जाता है बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं आप लोगों को कांग्रेस के पैरेलल कैंडिडेट खड़ा करते हैं ताकि बीजेपी शिवसेना जीते। महाराष्ट्र में भी यही हुआ, सब जगह आपके तो सब लोग बोलते हैं कि आप एजेंट हैं। ये मजाक बन चुका है। देखिए, मैं पूरे पार्लियामेंट इलेक्शन 2 सीट खड़ा किया, मोदी साहब 280 जीत गए। महाराष्ट्र में एक पार्लियामेंट सीट नहीं खड़ा किया, 42 वो लोग जीत गए। बताइए फिर मेरा क्या रोल है इसमें? तो क्या ये लोग जो मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं ये सब मिले हुए थे क्या मोदी से? आज की सीट का क्या हुआ? उसमें आप तीसरे नंबर पे हैं। हाँ, को आप हराने में लगे हुए हैं। बिल्कुल तीसरे नंबर पे हैं। बाई इलेक्शन है, वो सीट हमारी नहीं थी। हम इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। हम कोई ठेका लेके नहीं रखे हुए हैं कि इनको जिताएंगे उनको हारेंगे। हमारी खुद एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी है। और मुझे यहां पर यह कहना पड़ेगा कि काशीराम ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि पहला इलेक्शन हारना, दूसरा हरवाना, तीसरा जीतना। और अगर पॉलिटिकल लाइफ में हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो जीतेंगे कैसे? तो लड़ना तो पड़ेगा। आज नहीं जीते कल जीतेंगे। बड़ी महीन राजनीति खेलते हैं आप वैसी साहब। नहीं सर, आप जिसको जैसा डिस्क्राइब करते कर लीजिए। डिस्क्राइब करते हैं आप कर लीजिए। बीजेपी और आरएसएस 2 हिस्से हैं, एक राजनीतिक तौर पर सामने आता है और एक सामाजिक तौर पर सामने आता है। आप इन दोनों का मिक्सर होकर मुसलमानों के जरिए अपने वोट बैंक को भी बड़ा करते हैं, अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जिक्र भी कॉन्स्टिट्यूशन की धारा के तहत करना चाहते हैं, संविधान के तहत कानून का पालन भी करना चाहते हैं और इस देश को आईना भी दिखाना चाहते हैं कि तमाम राजनीतिक दल कटघरे में है तो फिर मुझे आप हमाम में खड़ा मत कीजिए। सर, सबसे पहली बात, आपकी बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर है। कहां डिवीजन ऑफ लेबर है कि आरएसएस असल एक ऑर्गेनिक लिंक है। आरएसएस ने डिवीजन ऑफ लेबर किया कि पॉलिटिकल विंग बीजेपी, मजहबी विंग वीएचपी, गड़बड़ का विंग जो मजहब बजरंग दल, यहां कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं, ये एक पॉलिटिकल पार्टी। इसी का लाभ आपको मिल रहा है। सुन लीजिए, ये एक है। दूसरी बात, ये मुस्लिम वोट बैंक तो है ही नहीं। मैं तो पार्लियामेंट में खड़े होकर मिस्टर मोदी का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक के इस मिथ को डिस्ट्रॉय कर दिया और यह बतला दिया कि मुस्लिम वोट बैंक कभी था नहीं, मुस्लिम पॉलिटिक्स कभी थी नहीं। हमेशा से जो होता आया है कि मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की बात होती रही। मतलब मोदी की पॉलिटिक्स को आप सही मानते हैं? नहीं, मैं सही नहीं मानता हूं। मैंने उनको कहा कि आपने उस मिथ को ब्रेक किया। ये मुझे बता दीजिए सर कि अगर मुस्लिम वोट बैंक या मुस्लिम पॉलिटिक्स होती जी, तो 23 एमपीज क्यों जीत के आते मुसलमान पार्लियामेंट में?
नॉट इवन 6.2%। अगर मुस्लिम पॉलिटिक्स नहीं, होती, इसका दूसरा हिस्सा आप छुपा रहे हैं फिर नहीं जो आप छुपा रहा बताना हूं। नहीं चाहते। नहीं आज तमाम आपके थर्ड राजनीतिक डिग्री, दल- आज आपके साथ थर्ड डिग्री में ओवैसी हर साहब, चीज पे बात होगी। ओवैसी साहब, चाहे वो शिवसेना हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या नीतीश कुमार हो, जो नाम लेना ले लीजिए, हर राजनीतिक दल ने इस देश की आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया है, ये एक फैक्ट है। इसके बाद दूसरा हिस्सा आता है, ये सारे के सारे मुसलमान नहीं हैं। आप एक मुसलमान हो और मुसलमान के जरिए आप अपनी राजनीति, आप कौन सा गांव लेना चाहते हैं गोद में? जिस गांव को गोद लेने का जिक्र हो रहा है, किस गांव को चुना आपने? आपको क्या ऑब्जेक्शन है इसके आप, ऊपर? हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप क्यों बोलिए। हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल, अभी आपने सवाल किया, हम आपसे, अभी आपने इंट्रोगेशन में सवाल किया कि हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। हम सिर्फ, आप अगर मैं वो गांव को लिया तो क्या तकलीफ है आपको? नहीं, हमको तकलीफ क्या, हम बता रहे हैं क्यों आपको, तकलीफ हम है बतलाना आपको? चाह रहे हैं वही क्या तकलीफ है क्या है। बताइए। इस देश का जब विभाजन हो रहा था, हाँ। मौलाना अबुल कलाम साहब आजाद नहीं गए उधर, हाँ। वो इस पार रहे। हाँ। नेहरू ने उनको रामपुर से खड़ा किया। हाँ। 90% मुसलमान। हाँ। 1992 में खड़ा किया था, 1957 में उन्होंने विरोध किया। अच्छा। कहा कि मैं मुसलमानों की नुमाइंदगी करना नहीं चाहता हूं। ठीक है। कांग्रेस ने कहा आप वहीं से लड़ेंगे। आप इस पूरे प्रोसेस में देखिए कि सामाजिक और आर्थिक तौर पर मुसलमानों के भीतर से कोई संगठन निकलता नहीं है। जो होता है राजनीतिक साधने के लिए आप सरीखे लोग निकलते हैं। और एक मिनट, आप जो है गांव वो लेते हैं जो मुस्लिम बहुत, कॉन्स्टिट्यूंसी वो जो मुस्लिम बहुत, उन इलाकों में जब जब जाते हैं, चाहे वो यूपी जाएं, बिहार जाना चाहें, महाराष्ट्र जाएं, क्या आपकी मुलाकात गैर मुस्लिम से किसी से हुई? कोई एक नाम लेने की स्थिति में आप हैं, हम दर्जनों नाम लेने की स्थिति में है। आपकी मुलाकात लखनऊ में किससे होती है? आजमगढ़ में आपका कौन कन्वेनर बनता है? इलाहाबाद में जो रैली करते हैं मुस्लिम इलाके में करते हैं, वहां बैन लगाया जाता है, आपको एंट्री नहीं होती। महाराष्ट्र में जो असेंबली के इलेक्शन हुए, जी, थोड़ा होमवर्क सही कर लीजिए सर। औरंगाबाद में जिन्हें आपने खड़ा किया। सुनिए। जी 24 कैंडिडेट मैंने खड़ा किए। जी। कितने नॉन मुस्लिम थे, कितने दलित थे, कभी आपको मालूम सर? नहीं मालूम आपको। क्या आपको मालूम सर हैदराबाद में जब हम पावर में थे कि 5 साल में हमने कितने दलित को मेयर बनाया? क्या आपको मालूम सर हैदराबाद में सबसे ज्यादा एससी कॉर्पोरेटर्स मेरे पास थे? आपको मालूम सर औरंगाबाद में हमने एक दलित कैंडिडेट को तायीद की? ये बता दीजिए। हमारा सवाल बिल्कुल नहीं, अलग है। और नहीं, हम इससे इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी वही है जहां पर मेजॉरिटी मुस्लिम है। आपको पूरा इख्तियार है कि आप मेरी बात को एग्री ना करें, ये आपका राइट है। मगर मैं हम आपसे फैक्ट्स पे आना चाह रहे हैं कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी मुस्लिम बहुल इलाके हैं, क्या आपको इससे इनकार है? आप वहां पर औरंगाबाद में किसी को रखिए, आप हैदराबाद में किसी को रखिए, आप आजमगढ़ में किसी को रखिए। क्या मुसलमान इस राजनीति में नहीं आएंगे क्या? हम कहाँ इनकार कर रहे फिर हैं? आप स्वीकार कीजिए ना, स्वीकार क्यों नहीं कर रहे ये हैं तो आप? आपसे कहना मैं चाह रहे हैं। आपसे कह रहा हूं कि मुसलमान दलित ये सब मिलकर हमारा साथ दे रहे हैं। हम कहाँ इनकार कर रहे हैं? बिल्कुल यही तो होना कॉम्बिनेशन चाहिए। है। क्या बिल्कुल होना यही चाहिए? तो combination- बुरी बात क्या है इसमें? बिल्कुल बुरी बात नहीं है। क्या है? पूरे तौर से स्वीकार क्यों नहीं करते इस पॉलिटिक्स को? अरे मैं तो कह रहा हूं ना कि मुसलमान दलित हमारे साथ हैं, उनको लेके चल रहे हैं। आप उनके कह रहा हूं मैं तो आपके नहीं, आप सामने। ठीक कह रहे हो। इसीलिए जब बाबरी मस्जिद होता है तो आप मुलायम के साथ खड़े हो जाते हैं। क्या मौलाना नहीं, आप अगर ये बात आपकी सच होती तो इलाहाबाद की रैली सर यकीनन 7 मरतबा मेरी रैली कैंसिल हो गई उत्तर अब हुई। प्रदेश हम में। 92 का जिक्र कर रहे हैं, 91 में जब गोलियां चली थी तब का जिक्र कर रहे हैं हम उस वक्त जिस समय कार सेवकों पर गोलियां नहीं, चली उस थी। वक्त मुलायम सिंह के साथ ना थे ना उस वक्त नहीं थे। हमारी पार्टी आपने थी। मौलाना मुलायम नाम पड़ता है, आपको अच्छा लगता है? सर हमको अच्छा नहीं लगता। मैं आपसे कह रहा हूं कि इन्हीं लोगों ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। इन्हीं लोगों ने इस तरह के नाम लेकर मौलाना मुलायम क्या किया? मुजफ्फरनगर का इतना बड़ा राइट हुआ, छोड़ दीजिए उसको। सोशो एजुकेशन इंडिकेटर्स देख लीजिए उत्तर प्रदेश के। जब चुनावों से पहले फतवा और फरमान जारी होता है कि इस पार्टी को वोट न मैं करो, मानता नहीं हूं उस फतवे को। वो जो फतवा देने वाले हैं उनकी राजनीति खत्म हो चुकी है। खुलकर कभी बोलते हुए दिखे अरे नहीं। आपके टीवी प्रोग्राम पे मैंने कहा उनके खिलाफ, आपके हेडलाइंस टुडे पर आकर मैंने कहा कि कौन है ये बोलने वाले जो अपने मस्जिद के सीढ़ियों के नीचे आकर एक इलेक्शन नहीं जीत सकते म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, आप लोग वो बोले जाते हैं। हम तो खुल कर कहे उनके खिलाफ। ओवैसी साहब, लेकिन फिर भी फतवे फरमान आते अरे हैं। कौन सुनता है उनको? कौन सुनता है? फतवा दे दें, बोल दें, बकवास कर दें तो सुनेगा कोई उनको? ऑन मास ऑन अरे- ब्लॉक वोटिंग अरे नहीं होती मैं है। आपको मैंने तो यहां तक कह दिया कि अगर शाहजहां को मालूम होता कि सल्तनत मुगलिया खत्म हो जाएगी तो वो इमाम बन जाता उस मस्जिद का। वो चले जा रहा है सिलसिला। अब ओवैसी साहब, नरेंद्र मोदी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास,
कितना इत्तेफाक रखते हैं। और मोदी की आपकी नजर में पॉपुलर लीडर तो है? सर, सबका साथ सबका विकास, अगर ये बात सही होती तो एक ही क्लासिक एग्जांपल देता हूं आपके सामने। महाराष्ट्र में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया था, हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि मराठों को नहीं मिल सकता, स्टे लगा दिया, मुसलमानों को एजुकेशन मिल सकता। ये बात तो मानेंगे आप? जब जाटों का मसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं मिल सकता। ये गवर्नमेंट सबका साथ सबका विकास की बात करती है, कहा कि हम रिव्यू पिटीशन डालेंगे। भैया, मुंबई हाई कोर्ट में हाई कोर्ट का जजमेंट पढ़िए, कहा कि टू ब्रिंग द मुस्लिम इन सेकुलर फैब्रिक, रिजर्वेशन दीजिए एजुकेशन में। तो सबका साथ सबका विकास कहां पर हुआ? लेकिन आप ये दूसरी बात आपसे कह रहा हूं, सबका साथ सबका विकास की आप बात करते। मेरे शहर में मक्का मस्जिद का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, देवेंद्र गुप्ता, लोकेश, 2 लोगों को बेल हुई, 90 डेज में अपील करना था। शिंदे साहब होम मिनिस्टर थे, वो खामोश हो गए। ये नहीं गवर्नमेंट आई, खामोश हो गए। कहां सबका साथ सबका विकास सर? लेकिन आप बजट की बात करते, माइनॉरिटी वेलफेयर का जो बजट है 561 करोड़ नहीं दिए गए। सबका साथ सबका विकास। लेकिन गुजरात दंगों का दाग तो धो दिया ना मोदी ने, पीछे छूट गया। जिस ढंग से सीटें लेके गए, भारी बहुमत से जीते, आपको लगता है मोदी पॉपुलर तो है सब समुदायों के बीच में? अगर आप ये कह रहे हैं कि 280 सीट ला लिए और मुझसे आप कह रहे हैं कि भूल जाओ नरोड़ा पाटिया के उस और एहसान जाफरी कत्ल को, तो मैं तो नहीं भूलने वाला। क्या वाकई माइनॉरिटीज की स्थिति, माइनॉरिटीज का कंडीशन बद से बदतर हुआ है या आपको बेहतरी दिखती है? क्या वो खौफ जो मोदी के नाम पर खड़ा किया गया था वो गलत साबित नहीं? अमेरिका का प्रेसिडेंट आकर हमको सबक दे रहा है, हमको बता रहा है फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में। बताइए आप बताइए, सिर्फ उस एक साल के बारे में जिक्र कर रहे हैं ओबामा। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यूनेस्को हेडक्वार्टर्स में कहते हैं कि हमारे मुल्क में मजहब, रिलीजन, कल्चर एक है। 24 घंटे नहीं गुजरते, उनके अलाई कहते हैं कि मुसलमानों से वोट का अख्तियार छीन लिया जाए। लाल किले पर खड़े होकर झंडा चढ़ाकर तिरंगा प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि 10 साल का मोरेटोरियम दो, लव जिहाद की बात शुरू हो जाती है। अब बताइए कितने कॉन्ट्रडिक्शंस की आपको मिसाल दूं मैं? ओवैसी साहब, राजनीति तो आप करते हैं सर, मैं कोई फिलोसोफर तो नहीं हूं। मैं फिलोसोफर हूं, मैं नहीं हूं। मैं फिलोसोफर तो नहीं हूं, मैं पॉलिटिशियन हूं। तो इसलिए आप मुझे एक बात बताइए कि आपको ये लगता है कि शिवसेना उसी वक्त कहती है जब वो यूनेस्को में भाषण दे रहे हैं, इसी शिवसेना के खिलाफ वो मुंबई की रैली में भी कहते हैं कि ये वसूली पार्टी है, लेकिन साथ में खड़े हो जाते हैं। उसी पीडीपी के खिलाफ कटघरे में खड़ा किया जाता है, लेकिन साथ में खड़े हो जाते हैं। आपने एक बात बहुत बढ़िया की, इमाम साहब चुनाव नहीं जीत सकते हैं, पार्षद का भी चुनाव जीतना सबसे अगर महत्वपूर्ण है इस देश के भीतर, तो जाट आरक्षण पे बात क्यों नहीं होगी और मुस्लिमों का जिक्र आप क्यों नहीं करेंगे और शिवसेना क्यों इस बात का जिक्र नहीं करेगी कि मुस्लिमों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए? यही तो वोट बैंक है सर। नहीं सर, यही तो स्थिति है। आपको जब बोलने की जरूरत पड़ जाएगी कि इमाम साहब एक चुनाव नहीं जीत सकते हैं, तो इसका मतलब आपने चुनाव को महत्वपूर्ण मान लिया। मैं इमाम साहब के कंटेक्स्ट में कह रहा हूं कि भैया आप इलेक्शन लड़िए। क्यों लड़िए? लड़िए इलेक्शन। क्यों लड़िए? आप दूसरों को क्यों लड़िए? वो आपके जैसा हो जाए? नहीं, आप दूसरों की तरह मत बोलिए, हुक्म मत जारी करिए। ये जमहूरियत है। तो आप आइए, अपने आप को इस दंगल में उतारिए। नहीं, जमहूरियत का ताज सिर्फ पॉलिटिशियन के माथे पर सजेगा। इलेक्शन, ये मुझे उनके काम, दूसरे काम से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मगर जब आप इलेक्शन में कहते हैं कि बस मैं हूं, इनको डालो, उनको मत डालो, तो आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? यही काम तो प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं, यही काम तो आरएसएस कर रही है और यही काम कांग्रेस करती रही। जो जीत गया वही मान लिया गया कि सब कुछ उसके पास है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स, वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स हो रही है, शिवसेना भी कर रही है, बीजेपी भी कर रहे हैं। अरे सर, मेरा पोजीशन तो बता दीजिए ना। अगर मैं वोट बैंक की पॉलिटिक्स करता तो फिर ये हमारी कम्युनिटी का हाल क्यों हुआ? कभी एक बात का आज फैसला हो जाना चाहिए कि क्या अपीजमेंट हुआ मुस्लिम्स का या फिर वोट बैंक की पॉलिटिक्स? नहीं, आप एक बात हमें बता दीजिए, 17 करोड़ मुसलमानों में से 17 नहीं 14 है। 2011 के सेंसस जो आए हैं, सब 14 करोड़ है। नहीं, 17 करोड़ है। नहीं 14.3% है सर। 14 सर, 2011 का जो सेंसस है, चलिए हम उसी पर आ रहे हैं। उसमें हमारी कोई रुचि अरुचि नहीं है कि हम गलत आपको फैक्ट बताएं। 14.3% मुस्लिम इस देश के भीतर है, जो 17 करोड़ सम्मिलान बनता है। इस देश के भीतर जितनी बड़ी तादाद बीपीएल की है, आप पसमानदा मुसलमानों में आएंगे जिनकी हालत बहुत खराब है, वो तकरीबन 11 करोड़ है। इस देश के भीतर जो गरीब तबका है, उसमें अपर कास्ट के लोग भी हैं, उसमें दलित भी है, उसमें आदिवासी भी है, उसमें किसान भी है। सवाल क्या है?
हमारा सवाल यह है कि आप लोग सबकी बात क्यों नहीं करते हैं? आप बार बार उसी दिशा में सच्चर कमेटी को बना लिया गया इस देश का एक सच, क्योंकि सच्चर कमेटी का एक कमेंट है, मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी बदतर है, यानी दलितों की स्थिति बदतर थी। कभी किसी ने इस देश के भीतर राजनीति सियासत नहीं साधी। हमारा यह कहना है कि आप लोग देश का बात जिक्र क्यों नहीं करते हैं? देश को पूरे होलसेल में क्यों नहीं लेते? आप मुसलमानों को लेते हैं, वो किसी और को ले लेते हैं। दो रिप्लाई सुन लीजिए मेरे। हिंदुस्तान जो है एक मोजाइक की तरह है। हिंदुस्तान हमारा वतन अजीज एक मोजाइक की तरह है। यहां पर हर हिस्से को जुड़ना पड़ेगा, और जब ये हिस्सा जुड़ेगा तो उसकी खूबसूरती और निखर कर आएगी। आप बोलते हैं कि माइनॉरिटीज की आप बात क्यों करते? सर, आर्टिकल 29-30 क्या है? फिर जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने आर्टिकल 29 और 30 का जिक्र किया, तो फिर आपको क्यों ऑब्जेक्शन हो रहा उसमें? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सुन लीजिए, आर्टिकल 41 क्या है, आर्टिकल 14 क्या है? देखिए, आपको सब याद है। अरे आपको आर्टिकल 5 याद नहीं आ रहा है, जो ट्राइबल्स के बारे में है, जिनको हक मिलना चाहिए। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूं। हम बात नहीं कर रहे। हम तो यही तो कह रहे हैं कि जिन लोगों को हक नहीं दिया जा रहा है उनको हक दीजिए। और हमारी पार्लिमानी जमहूरियत की तल हकीकत क्या है सर? आपके पास पॉलिटिकल ताकत है तो वो तमाम तरक्की के ताले खुलते। तो कश्मीरी पंडित की बात क्यों नहीं करते आप? बिल्कुल किया हूं। आप मेरी पहली पार्लियामेंट की स्पीच उठाकर देख लीजिए, ये नहीं गवर्नमेंट बनने के बाद मैंने उनकी बात की बराबर। आप नहीं बोल सकते कि मैंने नहीं की। आपने मुसलमानों के एजुकेशन के लिए क्या क्या किया है? मैडम, मैं आपको दावत दूंगा हैदराबाद को, आप आइए। मैं वाकई जानना चाहती हूँ। नहीं, आप प्लीज आइए। हम तालीमी इदारे चला रहे हैं पिछले 26-27 साल से। इंजीनियरिंग के, मेडिकल कॉलेज, MBA, MCA, ये तमाम चीजें चल रही हैं। हम वहां पर काम भी कर रहे हैं। और एक चीज बता रहा हूं, हमारी पार्टी के रिप्रेजेंटेशन के ऊपर लेट राजशेखर रेड्डी ने स्कॉलरशिप को डिमांड ड्रिवन कर दिया। स्कॉलरशिप को कि जो OBC, दलित और मुस्लिम या क्रिश्चियन अप्लाई करेगा, ये हम लोग वहां पर रिप्रेजेंटेशन किए। आज भी हम यहां पर मैं आधा मिनट लूंगा। जब पार्लियामेंट में मनमोहन सिंह साहब, ये हमारा 14th 5-year प्लान बन रहा था, हम जाकर बोले कि सर, आप रिजर्वेशन पर तो गड़बड़ हो सकती है, कम से कम माइनॉरिटीज में जो बच्चे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, मेरिट कम मींस, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, इसको जो अप्लाई करेगा दीजिए। उसको राजी नहीं हुए मनमोहन सिंह। आज भी हम कह रहे हैं कि आज एक NICE का सर्वे आया कि एक मुस्लिम स्कॉलरशिप के लिए 10 लड़के लड़कियां कॉम्पीट करते हैं। और मैंने कहा कि हज सब्सिडी को निकाल दो, 600 करोड़ रुपए, जरूरत नहीं है हमको, ये 600 करोड़ रुपए मुस्लिम बच्चों को दे दो। आपने इस बात को एनकरेज करने के लिए क्या किया कि मुसलमान खुद को वोट बैंक न बनने दे, वो कभी भी जब वोट करें तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके करें। इस बात का नहीं कि फलां से डर है इसलिए वोट नहीं करेंगे, वो ये देखें कि कौन मेरे लिए बेहतर कर सकता है। जमहूरियत है, मैं अपनी बात रखूंगा, और जाहिर है मैं कि हम और आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। नहीं, आपकी बातें सुनते हैं लोग। हाँ, बिल्कुल आपकी बातें सुनते हैं लोग। अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो शायद वो मौलवी भी कहना बंद कर दें कि ये फतवा है और तुम्हें इसी को वोट करना है, इसको नहीं करना है। फतवा तो पॉलिटिक्स के ऊपर फतवा नहीं दे सकता। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का अगर कोई क्वेश्चन उठता है तो उस पर एक मुफ्ती फतवा देगा, उस पर असदुद्दीन ओवैसी फतवा नहीं दे सकता, ना कोई इमाम दे सकता। और उसके खिलाफ बोलने का भी दम नहीं। बिल्कुल हम बोलते हैं। मैं तो यहां तक कहा हूं कि अगर कोई मौलानाओं को ये शौक है एडवाइस देने का, तो भैया आप आ जाइए, पॉलिटिक्स में हिस्सा लीजिए। ओवैसी साहब, आपकी दुश्मन नंबर कौन है? पार्टी जो नजदीक हो, दुश्मन नंबर 1 कि मैं इस पार्टी के साथ कभी भी नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए। और नजदीकी कौन है? किसके साथ आप जाना चाहेंगे? बीजेपी दुश्मन नंबर 1 है या उनके साथ कभी खड़े हो सकते हैं? सर, आइडियोलॉजिकली तो हम और बीजेपी कभी करीब आ ही नहीं सकते इंशाल्लाह। एजेंट तो बताया जरा आपको। नहीं, अब सर अभी कभी इनके साथ ठहरे गए, कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी इनडायरेक्टली फायदा पहुंचाते हैं बीजेपी। 8 साल में यूपीए के साथ था, 8 साल इनके हर मीटिंग में था। 2008 में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो मेरी स्पीच हुई, तो स्पीच होने के बाद जब एक मीटिंग हुई नेक्स्ट डे मनमोहन सिंह के साहब के घर पे, तो मिस्टर मनमोहन सिंह ने सबके सामने कहा था कि यस्टरडे असद स्पोक वेरी वेल। तो अब ये तो लगा हुआ है। कांग्रेस का साथ दे सकते हैं, कांग्रेस का साथ ले सकते हैं, या मुलायम सिंह का साथ लेना पसंद करेंगे? सर देखिए, जो हालात मुस्तकबिल में होने वाले हैं मुझे तो इल्म गैब नहीं है, मगर मैं आपसे इतना बात जरूर रखूंगा कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और डेवलपमेंट एजेंडा जरूरी है। मिस्टर मनमोहन सिंह हिंदुस्तान के वाहिद प्राइम मिनिस्टर थे जो माइनॉरिटीज के लिए फर्स्ट टर्म में कुछ किया, मगर सेकंड टर्म में कुछ नहीं कर सके।
चाहे सच्चर कमेटी हो, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का क़याम हो, या फिर वो प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का मामला हो। अब दुश्मन नंबर यकीनन आइडियोलॉजिकली हम कैसे जाएंगे उनके साथ, मगर साथ ही साथ अगर आप कांग्रेस का रिकॉर्ड देखेंगे 15 साल महाराष्ट्र में कुछ नहीं के तबाह कर दिए पूरा मुसलमानों को। बीजेपी दुश्मन नंबर वन है आपके। अब दुश्मन नंबर आइडियोलॉजिकली तो उनके साथ सवाल ही पैदा नहीं होता। आप जितने स्कूल हैदराबाद में चलाते हैं, जिसका जिक्र आप कर रहे थे, हमारे जहन में आया कि आरएसएस देश भर में जितने शिशु मंदिर चलाती है और शिक्षा देती है, वह भी कल दावा करेगी कि देखिए हम भी शिक्षा के क्षेत्र में इतना कुछ कर रहे हैं। सवाल सिर्फ ये आ रहा है कि लग नहीं रहा है कि आप हिंदुस्तान के हैं और हिंदुस्तान के राजनीतिक दलों को भी हिंदुस्तान की फिक्र है। कुछ नहीं लग रहा है सिवाय इसके सत्ता में आना है। नहीं सर, आप ये जुमले को वापस लीजिए। आप मुझ पर हर किस्म का इल्जाम लगा सकते हैं, बर्दाश्त करूंगा, मगर मैं हरगिज इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं जो आप इतना गलत इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर कि मैं हिंदुस्तान का नहीं हूं। हम आप पर ही नहीं, हम उस पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस पे आ रहे हैं सर। आप ये आजादी के 67 बरस बाद आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं हिंदुस्तान का शहरी नहीं हूं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं इस मुल्क का वफादार जी नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं हिंदुस्तान का हित। इस बात को आपको वापस लेना पड़ेगा। पहले बात समझ लीजिए। आप एक बात आप कैसे कह सकते हैं? कुछ और कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे। आपने अभी कहा है कि आप हिंदुस्तान के नजर नहीं आते। नहीं, कहा आप ही नहीं, पूरी राजनीतिक पार्टी और आरएसएस की जबान में फर्क क्या है? हम यही तो कह रहे हैं। आरएसएस एक मिनट, कैसा कह सकते हैं? नहीं, हम बता रहे हैं ना कैसे बुनियाद पे हम यही तो बताना चाह रहे हैं आपसे। कौन सी ऐसी बात है जो मुल्क के खिलाफ है? मैं हुजूर सुन लिया जाए। मैं आपको कह रहा हूं कि अरे हुजूर सुन लिया जाए। अच्छा बोलिए, चलिए। नेहरू से लेकर अभी तक की स्थिति में हिंदुस्तान तकरीबन 2.5 हिंदुस्तान 1947 के बाद से अभी तक बन गया जो गरीबी और जहालत की स्थिति में आ गया। हिंदुस्तान की फिक्र उसको होती है जो हिंदुस्तान को एक ऐसी पोजीशन में ले आए जहां पर सब कोई वाकई बराबरी हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में उसका जिक्र है। अगर हिंदुस्तान के लेकर आप लोग चिंतित होते और ये पार्लियामेंट चिंतित होती तो ये स्थिति देश की ना होती। हमारी पर कैपिटा इनकम जितनी भी है इस देश के भीतर में, उसमें अगर इस बीपीएल परिवार और गरीबों की स्थिति देख लीजिए तो आपको समझ जाएगा कि क्या असमानता है। आप किस हिंदुस्तान और किसकी बात कर रहे हैं? और आप पार्लियामेंट्री होकर संविधान की कसम खाकर संविधान की स्थितियों को ही पालन नहीं कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के हैं। हुजूर, आप ये सवाल उन लोगों से करिए, हम उनसे भी करते हैं, हम आपसे भी कर रहे हैं, उनसे भी करते हैं। आप जरूर उन लोगों से करिए जो पावर में थे, आप उनसे करिए। आप मनमोहन सिंह के साथ खड़े थे। सुनिए मेरी बात सुनिए। जिन लोगों ने पावर में रहकर इंसाफ नहीं किया, ये उन्हीं लोगों की पॉलिसीज की वजह से आज ये तमाम आप मान रहे हैं कि आप कभी पावर में नहीं रहे? आप ये मान रहे हैं? बिल्कुल पावर में नहीं रहे, ना हम रहेंगे पावर में इंशाल्लाह ताला। मोदी अगर माइनॉरिटीज की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि मैं किसी एक व्यक्ति और एक समुदाय की बात नहीं करता हूं, मैं सबका साथ, सबके विकास की बात करता हूं। अगर बीजेपी और मोदी ऐसा क्या काम करे जो आप साथ दें उनका? क्या उम्मीद करते हैं उनसे आप कि ऐसा करें? आपको मोदी का साथ देने में, भाई उनका गुणगान गाने में कोई दिक्कत नहीं। मेरे साथ की जरूरत नहीं, मुल्क के लिए काम करो। मैं कौन होता हूं मेरा तो साथ? तो कर रहे हैं। अरे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताइए आप? बीफ बैन लगा दिया आप महाराष्ट्र में, क्या दलित उसमें कारोबार नहीं करते? 5000 करोड़ का नुकसान होगा। यही मिस्टर मोदी कोल्हापुर जाकर असेंबली इलेक्शन बोले कोल्हापुर में, कोल्हापुर की चप्पल पहनकर देश की तरक्की करेगा। और कोल्हापुर की इंडस्ट्री खत्म हो जाने वाली है। नहीं तो बीफ बैन पर क्या एतराज है? अरे इकोनॉमिक इशू है, ये कोई मुसलमानों का इशू तो नहीं है। हाँ, काउ स्लॉटर एक्ट तो बरसों से है, उसकी इज्जत करनी चाहिए, हम मानते हैं। हाँ। मगर आप बीफ बाबर, अकबर, बहादुर शाह जफर और उसके बाद देवबंद, हर तरफ से ये कहा गया काउ स्लॉटर, के कारोबार की काउ स्लॉटर। हम ये बोल रहे हैं कि बोलोक्स आप उसको बंद कर दिए। अच्छा ये बताइए कि 11 महीने में 17% बीफ एक्सपोर्ट्स का इजाफा हो गया। जो पहला बजट जेटली साहब ने दिया, उन्होंने इंपोर्ट जो इक्विपमेंट लाया जा रहा था उसमें कमी ला ली। कहां सबका साथ सबका विकास है बताइए मुझे आप? हमारी लड़ाई आपसे है, मुल्क से नहीं है। हमारी लड़ाई जो लोग पावर में उनसे है, और वही लोग रूल ऑफ लॉ को तोड़ते हैं, वही लोग इक्वालिटी का ट्रीटमेंट नहीं करते। तो वैसी पावर में आने की लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं सर, पावर में आने की लड़ाई नहीं कर रहा मैं, अपनी सेल्फ लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, प्लीज समझिए। शायद आपको यकीन ना हो, मगर आप उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको हक नहीं मिला है। मिलना चाहिए सर उन लोगों को इंशाल्लाह, और मिलेगा। कौन चेहरे पावर में आना चाहिए? मिलेगा उनको। और उस लकीर पे सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक खड़ा है? नहीं सर, सब लोग खड़े हैं। क्या वो वाल्मीकि परिवार भी खड़े हैं जो वहां पर अपना घर उजड़ने के डर से इस्लाम लेने की? आजम खान को अपोलोजाइज करना चाहिए। गंदा काम है वो कि एक किसी के घर को बचाने के लिए मजहब को तब्दील करेगा।
अगर कोई इस्लाम को कबूल करता है तो इस्लाम की हकानियत को मानकर कबूल करे, अपने घर को बचाने के लिए कबूल नहीं करना चाहिए। क्यों? गलत आप ही बात के है। कहने पर वो लोग नहीं, शामिल हुए हैं? नहीं नहीं सर, नहीं। अरे हुजूर, आप ही ने कहा सुनिए, था सुनिए सर, इस्लाम में प्लीज, पैदा हुए हैं, इस्लाम प्लीज, में आ जाइए, मेरी प्लीज, दरख्वास्त है। प्लीज सर, मैं ये जो इस्लाम में आ रहे हैं ये खौफ में आ रहे हैं। ये आप कैसे तय कर रहे हो? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, फैसल फरीद की, आजम खान तो ये नहीं कहेंगे। फैसल फरीद की रिपोर्ट है, आपने रिपोर्ट किया अपने टीवी चैनल पर कि अपने घर को बचाने के लिए। नहीं सर, ऐसा हरगिज मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं। अगर मैं उस जगह पर होता तो बोलता नहीं, मैं तुम्हारे घर बचाने की कोशिश करूंगा, मगर अगर तुमको इस्लाम में आना है तो ये मसला लेकर मत आओ। तो ओवैसी साहब, कौन चेहरा है जो इनकी तरक्की कर सकता है? आपको कौन लगता है कि इनका उत्थान कर सकता है? ऐसा कौन चेहरा है? सर, चेहरे खुद कोई आसमान से गिरेगा नहीं, ना कोई जमीन से निकलेगा। जो लोग जमीन पर है उन्हीं को चेहरा बनना पड़ेगा, उनको ही आगे बढ़ना उन्हीं पड़ेगा। चेहरों में आप भी एक हैं। नहीं सर, मैं हजारों लाखों चेहरों में कोई गुमनाम चेहरा हूं, मैं कोई चेहरा नहीं हूं। मैं चेहरों को देखना चाहता हूं, चेहरे आगे बढ़ेंगे, मैं उनके पीछे उन चेहरों के पीछे काम करूंगा। चलिए, आपके राजनीतिक संघर्ष को पूरा देश देख रहा है। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक आपका। यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया।